नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द स्टडी अड्डा 247। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एमपी महिला पर्यवेक्षक यानी कि महिला सुपरवाइज़र में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसी के स्तर को देखते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने MCQ आधारित प्रश्न तैयार किए हैं। एमपी महिला पर्यवेक्षक एक सुनहरा अवसर है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारे पद आरक्षित किए गए हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं जो अभी चल रहे हैं। धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर बढ़ता जा रहा है। अभी हम 7 मार्च से पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपको MCQ आधारित प्रश्न तैयार करवाने जा रहे हैं। जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसा सिलेबस है और जो प्रश्न और जो फैक्ट, जो टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा, उसी पर आधारित हमने प्रश्न तैयार किए हैं। अगर आपने प्रश्नों के स्तर पर ध्यान दिया है तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पंचवर्षीय योजना, कुपोषण, बाल विकास, गर्भावस्था, रोग, टीकाकरण, इन सबसे अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अभी जैसे जैसे पहले स्तर थोड़ा कम था, अभी धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर थोड़ा टफ होता जा रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रश्न तैयार किए हैं। तो सुपर फास्ट रिवीजन होगा आपका। आपके MCQ आधारित प्रश्न आपको बहुत बेनिफिट देंगे। जब आप एग्जाम हॉल में 4 ऑप्शन देखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। आइए प्रारंभ करते हैं वेरी IMP MP महिला सुपरवाइजर के क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था? पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हमने उसी पर फोकस किया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। अगर आपको ध्यान हो तो पंचवर्षीय योजना की जो प्रारंभ है 1951 से प्रारंभ हुआ था और 12 पंचवर्षीय योजना लाई गई थी जो 2017 तक चालू थी, पर 2014 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाने की घोषणा की गई और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग का अगर पिछले प्रश्नों में हमने ध्यान दिया है, नीति आयोग से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नीति आयोग का जो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जो 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। अगर CEO की बात की जाए तो CEO है BR सुब्रमण्यम, वर्तमान की बात की जाए। और जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2002 से 2007 तक, उसका जो कार्यकाल था 2002 से 2007 तक का था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? सबसे पहले ध्यान दें कि राष्ट्रीय महिला कोष है 1993 में लाया गया था। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में की गई थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1993 में हम 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी 1992 से 1997 तक कार्यकाल रहा था, इसलिए 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान से प्रसव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप अगर धूम्रपान करते हैं तो प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में आपको क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो आंसर है, प्रसव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रसव समय से पूर्व हो जाएगा। समय से पूर्व प्रसव, जैसे 9 महीने निश्चित होता है उससे पहले ही प्रसव हो जाएगा। तो ये एक खतरनाक कंडीशन है। धूम्रपान के कारण गर्भावस्था पर जो प्रभाव पड़ता है, प्रसव से पूर्व ही, समय से पूर्व ही प्रसव हो जाता है। अगर अगला प्रश्न पर ध्यान दें तो भारत का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य, देखिए महिलाओं के ही प्रश्न सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चों पर आ रहे हैं, कुपोषण पर आए हैं। इसलिए हमने ये फोकस किया है कि महिलाओं को, बच्चों को, कुपोषण को, रोग को, वैक्सीन को, आंगनबाड़ियों को, इन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, पोषण पर, आहार पर। तो अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर है केरल। अगला प्रश्न फिर पंचवर्षीय योजना पर, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा था? इसका जो आंसर है वह है 9वीं पंचवर्षीय योजना। सामाजिक न्याय के साथ समानता 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पंचवर्षीय योजना से पूछा जा रहा है इसलिए हमने सबसे ज़्यादा प्रश्न पंचवर्षीय योजना से लिए।
अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन से अधिक रोजगार प्रदान करना व 0 से 3 वर्ष के बच्चों में कुपोषण को कम करना था। ये जो क्वेश्चन है उसमें गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन से अधिक रोजगार प्रदान करना व 0 से 3 वर्ष के बच्चों में कुपोषण को कम करना 12वीं जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत, जो 2012 से 2017 तक कार्यकाल फिक्स हुआ था, पर इसे 2014 में ही योजना आयोग के स्थान पर 2015 में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लाया गया था। अगला प्रश्न है, खसरा। अब रोग से प्रश्न आ गए। खसरा किस वायरस के कारण होता है? खसरा जो है, जो दांत खात खुजली, जो खसरा जो बीमारी है, एक जो इसमें एक विशेष बीमारी खसरा किस वायरस के कारण होता है? तो इसका आंसर है रुबेला वायरस। अगला प्रश्न है, अंडे की जर्दी। अब ये पोषण से आधारित प्रश्न है। अंडे की जर्दी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला विटामिन। देखो विटामिन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विटामिन के रासायनिक नाम पूछे जा रहे हैं, तो हमने एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अलग प्रश्न लिए हैं। अंडे की जर्दी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन B12। विटामिन जो B12, अंडे की जर्दी में 90% से अधिक विटामिन B12 पाया जाता है तथा विटामिन D भी पाया जाता है अंडे में, अंडे की जर्दी में। अगला प्रश्न है, अंडे में कौन सा एमिनो अम्ल पाया जाता है? अगर पूछा जाए अंडे में कौन सा अगला प्रश्न है, अंडे में कौन सा एमिनो अम्ल पाया जाता है? तो अंडे में जो पाया जाने वाला एमिनो अम्ल है एल्ब्यूमिन। अगला प्रश्न है, रोग से फिर हेपेटाइटिस बी निम्न में से किस प्रकार का रोग है? देखिए, कुछ जल से संचारित होते हैं, कुछ वायु से होते हैं, कुछ स्पर्श से होते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमने एक प्रश्न लिया, हेपेटाइटिस बी निम्न में से किस प्रकार का रोग है? हेपेटाइटिस बी एक यौन संचारित रोग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हेपेटाइटिस को टीकाकरण से नहीं रोका जा सकता? देखिए, सभी हेपेटाइटिस को टीकाकरण से रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस है क्या? हेपेटाइटिस में क्या होता है, यकृत आपके लीवर में सूजन आ जाती है। और हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E। तो उसमें से कौन से जो हेपेटाइटिस को टीकाकरण से नहीं रोका जा सकता? उसका आंसर है हेपेटाइटिस C। सभी हेपेटाइटिस को टीकाकरण से रोका जा सकता है, बट हेपेटाइटिस C को टीकाकरण से नहीं रोका जा सकता। अगला प्रश्न है, जल से संक्रमित होने वाला हेपेटाइटिस रोग कौन सा है? जल से जो संक्रमित जल से जो होता है हमें हेपेटाइटिस, वो होता है हेपेटाइटिस A। हेपेटाइटिस A में हमने सभी में कहा यकृत यानी कि लीवर में सूजन होती है। अगला प्रश्न है, शुगर की कमी किस रोग के लक्षण है? शुगर की कमी किस रोग के लक्षण है? रोग का नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। ध्यान दीजिएगा, हाइपर और हाइपो में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। इसका आंसर है हाइपोग्लाइसीमिया। एनीमिया से ग्रसित शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया रोग होने की संभावना अधिक होती है। एनीमिया जो आप रक्त की कमी वाला रोग है, उसके कारण क्या होता है, शुगर की कमी भी हो जाती है और रोग होता है हाइपोग्लाइसीमिया। जो BCG का टीका है, जन्म के कितने घंटे के अंदर दिया जाता है? अगर आपको विदित हो तो ध्यान दीजिएगा, BCG का टीका जन्म के 24 घंटे के अंदर दिया जाना चाहिए। BCG को वैक्सीन की जो मात्रा होती है 0.05 ml दी जाती है। अगर वैक्सीन की मात्रा 1 महीने के अंदर दी जाए तो 0.1 ml दी जाती है BCG के टीके में। अगर आप पूर्व प्रश्नों पर एनालिसिस करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा गया था, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? उसका आंसर था 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगर ध्यान दिया जाए, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई थी? तो हरित क्रांति 1966 में लाई गई थी, उसमें थी 3री पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होने वाले बीमारी का नाम। वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होने वाली बीमारी का नाम, उसका नाम है बड़ी माता। अगर वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होने वाली बीमारी का नाम है बड़ी माता। देखिए, बीमारी पूछा जा रहा है किस वायरस से हो रही, वो पूछा जा रहा है। अगर हम टीके की बात करें, एक DPT का टीका आता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। DPT का टीका जो होता है डिप्थीरिया के लिए होता है, टिटेनस के लिए होता है और काली खांसी के लिए होता है। अगर ये बात की जाए कि टीकाकरण के जनक है एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, डॉट्स पद्धति का पूरा नाम क्या है? डॉट्स जो TB में दी जाती है, एक दवा होती है, उस पद्धति, उसकी पूरी प्रोसेस को डॉट्स बोलते हैं। डॉट्स पद्धति का पूरा नाम है डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। 6 महीने का कोर्स होता है, उसमें टेबलेट दी जाती है, उस पूरे कोर्स को बोलते हैं डॉट्स, वो TB में। अगला प्रश्न है, माता के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? माता के दूध में वसा की मात्रा पूछा गया है 3.5 से 4%। माता के दूध में वसा की मात्रा होती है 3.5 से 4%। अगला प्रश्न है, बच्चों का खुद से दूध छोड़ना क्या कहलाता है? देखिए, प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं और हमने उन्हीं प्रश्नों पर फोकस किया है। बच्चों का खुद से दूध छोड़ना वीनिंग कहलाता है।
क्या कहलाता है? विनिंग। अगला प्रश्न है, शिशु को प्रतिदिन कितने मिलीलीटर दूध की आवश्यकता होती है? शिशु को प्रतिदिन 600 मिलीलीटर दूध की आवश्यकता होती है। शिशु को 13 से 14 ग्राम प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। 600 मिलीलीटर दूध हो गया, 13 से 14 ग्राम प्रोटीन हो गया शिशु के लिए। अगला प्रश्न है, जन्म के समय कम वजन वाले शिशु का कितना कम वजन होता है? देखो एग्जैक्ट वजन जो है 2500 से ऊपर ही होना चाहिए। 2.5 से 3 किलो का शिशु 180 शिशु कहलाता है। अगर 2.5 किलो से नीचे का यानी कि 2500 ग्राम से जो कम होते हैं वो फिर कम वजन में आते जाते हैं, जिसमें अगर बात की जाए बहुत कम वाले हो जाए शिशु को 1500 में कैटेगरी में डाल देंगे, 1000 वाले में, बेहद कम वाले को 1000 में डाल देंगे। अगला प्रश्न है, 6 से 12 महीने के शिशु को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 6 से 12 महीने के शिशु को 800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। सामान्य डिलीवरी के बाद गर्भनाल कैंप होता है, उसकी अवधि कितनी होती है? तो नाभि से, बच्चे की नाभि से जुड़ा एक गर्भनाल क्लैंप होता है जिसे स्टंप भी बोलते हैं, उसकी अवधि होती है 1 से 3 मिनट। गर्भनाल से जुड़ा 2 से 3 सेंटीमीटर का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो शिशु की नाभि से जुड़ा होता है, जिसे काट दिया जाता है, उसी के द्वारा शिशु को पोषण मिलता है। अगला प्रश्न है, महिला अंडे को जो कवर करती है उस कोशिकाओं को क्या कहते हैं? महिला अंडे को कवर करने वाली कोशिका को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो कोशिका होता है उसका निर्माण फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स द्वारा होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स द्वारा। गर्भाधान के लिए सबसे अच्छा समय, प्रेगनेंसी के लिए सबसे अच्छा समय अगले मासिक धर्म से कितने दिन पहले होना चाहिए? अगले मासिक धर्म से 14 दिन पहले। यानी कि अगर अगला मासिक धर्म 30 तारीख को है तो 16 तारीख से जो पहले होता है, और 10 पे जो 16 तारीख का हमने कहा कि अगले मासिक धर्म से 14 दिन पहले गर्भाधान के लिए सबसे अच्छा समय होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अगर आपको ज्ञात हो तो इसमें आंसर है बालाघाट। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, संजीवनी 108 कब लॉन्च की गई थी? 108 जो संजीवनी है वो 2008 में लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है, जन्म के समय बच्चे की लंबाई कितनी होती है? जन्म के समय बच्चे की लंबाई होती है 50 से 51 सेंटीमीटर। कुपोषण के कारण होने वाले मरासमस रोग, एक रोग होता है मरासमस रोग, कुपोषण के कारण होता है, किस आयु वर्ग के बच्चों में होता है? तो 6 महीने से 1 साल के बीच। ध्यान दीजिएगा, मरासमस रोग कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जो 6 माह से 1 साल के बच्चों में होता है। अगला प्रश्न है, 2 साल से 4 साल के आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण के कारण होने वाले रोग कौन सा है? तो इसका आंसर है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है, जिसे एडेमेट्स कुपोषण के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वाशियोरकर रोग को एडेमेट्स कुपोषण के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष में बच्चे का जन्म के समय का वजन कितने गुने हो जाता है? जब बच्चा 1 वर्ष का होता है, जब जन्म के समय का वजन कितने गुने हो जाता है? तो इसका आंसर है 3 गुना। सॉरी, इसमें बाय मिस्टेक हुआ है, इसका आंसर 3 गुना ही है, कुछ मिस्टेक हुई है। 1 वर्ष में जो बच्चे का जन्म के समय वजन 3 गुना ही होता है। अगर वो अगला प्रश्न है, 1950 में सर्वोदय योजना की अवधारणा किसने दी गई थी? सर्वोदय योजना की जो अवधारणा दी गई थी वो थी जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, महान व्यक्ति सिद्धांत किसने दिया था? जो महान व्यक्ति का सिद्धांत है वो दिया था थॉमस कार्लाइन। संचार प्रणाली में कितने तत्व होते हैं? संचार प्रणाली में 7 तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रिपल ए प्रणाली में ट्रिपल ए का मतलब क्या है? ट्रिपल ए प्रणाली में ट्रिपल ए का मतलब है एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट। अगला प्रश्न है, संचार प्रणाली में स्थान का अध्ययन क्या कहलाता है? संचार प्रणाली में स्थान का अध्ययन कहलाता है प्रॉक्सिमिक्स। पेट का निचला हिस्सा जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है, साइंस के भी क्वेश्चन लिए गए हैं। पेट का निचला हिस्सा जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? पाइलोरस। भारत में HIV का सबसे आम प्रकार कौन सा है? सबसे आम प्रकार है HIV-B। देखिए, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यह वायरस है HIV, इससे होने वाले रोग को बोलते हैं एड्स। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वायरस HIV है। अगला प्रश्न है, विवेक वैक्सीन किस रोग को नियंत्रित करती है? विवेक वैक्सीन हेपेटाइटिस, जो हमने बात की थी 5 प्रकार के होते हैं, यकृत, लीवर में सूजन होता है, विवेक वैक्सीन उसके लिए लगाई जाती है। आरवीवी का पूरा नाम है रोटा वायरस वैक्सीन का जो दूसरा डोज, देखिए 3 डोज लगते हैं, जिसमें दूसरा डोज जो होता है, पहला डोज लगता है 6 माह, दूसरा 10 सप्ताह में और फिर अगला 14 सप्ताह में। आरवीवी का
6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह। दूसरा डोज लगेगा 10 सप्ताह में। अगला प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। अगला प्रश्न है, रक्त में सोडियम का सामान्य स्तर कितना होता है? रक्त में सोडियम का सामान्य स्तर 135 से 145 ml होता है। देखिए, हमने सभी प्रश्नों को कवर किया है, जिसमें हमने 4 खंड है इसके सिलेबस में। उसके जीएस के सारे प्रश्न लिए गए हैं, साइंस के लिए गए हैं, कुपोषण के लिए गए हैं, और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं पर फोकस किया गया। इन्हीं के आधार पर आप पढ़ें, ऐसे एग्जैक्ट प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपको, या इसी के आधार पर जो मैंने पढ़ाया है कुपोषण वाले, टीका वाले, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, आपका हितैषी, आपका हित ही है हमारा कर्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।